यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हमने कल टॉपिक पढ़ा उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था उसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर है फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो फिजिक्स के हर एक रूल और लॉ को फॉलो करता है। तो नेचर में वो क्वांटिटीज जिन्हें हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे वेलोसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट की कितनी है, स्पीड एक ऑब्जेक्ट कितनी है उसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड का एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में, दोनों की कैलकुलेशन से हम ये बता सकते हैं कि इस बॉडी की स्पीड कितनी है, उसे हम नाप सकते हैं, उसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को हम नाप सकते हैं, एक बॉडी पर कितनी फोर्स लगाई, उस फोर्स को मैं एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने बहुत बनाया था इसके बारे में और इसको समझा भी था। आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन। और हमें बहुत अच्छे से पता है फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किन्हें कहते हैं, तो बहुत आसान सा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिन्हें हम नहीं नाप सकते। नहीं नाप सकते मतलब फिजिक्स में इनका कोई रोल नहीं होता। ऐसी क्वांटिटीज़ जैसे कि हम किसी की हैप्पीनेस की बात करें कि एक आदमी कितना खुश है तो नहीं बता सकते, एक आदमी कितना उदास है नहीं बता सकते, उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम बहुत अच्छा याद करते हैं, कितना याद करते हो हम नहीं बता सकते। मुझे याद करता है कितना हम नहीं बता सकते। तो मेमोरी, रिमेंबर, शोरोनेस, हैप्पीनेस, इन सब का फिजिक्स में कोई महत्व नहीं है। इसलिए ये क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं हमारी, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा मेजरमेंट किसे कहते हैं, इससे बनाया टॉपिक क्लास। तो मेजरमेंट भी हमें पता है, मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है दो शब्दों में। मेजरमेंट एक कंपैरिजन का मेथड है जिसमें जिस भी क्वांटिटी को हमें नापना है उसे हम किसी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके ये बताते हैं कि ये बॉडी इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कितना ज़्यादा है या कम है। और ये दुनिया में हमेशा हम जब भी किसी चीज़ को नापने जाते हैं तो नापने का हमारा यही पर्सपेक्टिव होता है। थोड़ा सा सोचिए कि जब हम किसी से बात करते हैं या कोई हमें अपने बारे में पूछने की कहता है कि कोई कहता है कि आप कितने पैसे वाले हो, आप कितना अमीर हो, तो हम कंपेयर करते हैं किससे, एक सामने वाले से, कि इस वाले सामने वाले पर आदमी से मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ लेकिन दूसरे वाले से मैं कम पैसे वाला हूँ। तो ये ज़्यादा और ये कम, ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये कंपैरिजन कर रहे हैं और इस कंपैरिजन में ही हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। आज फिजिक्स में एक नया टॉपिक, इसके साथ हम आपका स्वागत करते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए जब हम दोबारा फर्स्ट चैप्टर में लौटेंगे जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया, तो उस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। हम फिजिक्स को आसान बनाना चाहते हैं, एज इजी एज पॉसिबल। हम फिजिक्स में फॉर्मूले कम से कम रखना चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे फॉर्मूले, रूल, एप्लीकेशंस, रिलेशंस लाखों करोड़ों में होंगे और इन सब को ध्यान रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी हो, एक फॉर्मूला हो जिससे हम पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर दें। लेकिन ये अभी हमारी अनफॉर्चुनेटली है कि अभी तक हम इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हम एक क्वांटिटी से पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर दें। बट स्टिल वी आर इन प्रोग्रेस। अभी भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास ठीक है क्वांटिटी एक ना हो लेकिन कम से कम हो, जिससे हम इस पूरी फिजिक्स को, इस पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि हम एक दुकानदार के पास जाते हैं और हम कहते हैं हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो मैं मास को किससे नापता हूँ, किलोग्राम से। हम 1 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं। लेकिन जब हम किसी एक दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया हमें कपड़ा दे दो, तो उस कपड़े को लेने के लिए मुझे वो किलोग्राम हेल्प नहीं करेगा। उस मास से मैं इस कपड़े को नहीं नाप सकता। तो मजबूरी बन गई हमें कि अगर मुझे इस कपड़े की लंबाई को नापना है तो फिजिक्स में हमें एक नई क्वांटिटी डेवलप करनी पड़ी, जिसको क्या नाम दिया हमने, लेंथ। कि अगर मुझे किसी चीज को, अगर किसी एक बॉडी का एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, मतलब दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को अगर मुझे नापना है तो फिजिक्स में हमें एक दूसरी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस दुनिया को नहीं समझ सकते। तो हमने एक दूसरी क्वांटिटी डेवलप की जिसको हमने क्या नाम दिया, लेंथ।
तो इसका मतलब पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मास को लेंथ नाप सकती है, तो आंसर है नो। क्या लेंथ को मास ने नापा, तो आंसर है नो। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि नेचर में दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस को नापने के लिए हमें एक क्वांटिटी जरूर डेवलप करनी पड़ेगी, और ये क्वांटिटी को हमने नाम दिया लेंथ। इसी तरह से ये क्लास कितनी लंबी चलेगी, ना तो आप इसे मास से नाप सकते, ना इसे आप लेंथ से नाप सकते, तो हम इसे किससे नाप सकते हैं, तो मजबूरी बन गई इन दोनों क्वांटिटी से नहीं नाप सकते। तो फिजिक्स में, इस नेचर में हमें मजबूरी बन गई, एक नई क्वांटिटी डेवलप करनी पड़ी, जिसे हमने नाम क्या दिया, टाइम। ये क्लास कितनी लंबी चलेगी, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। इसी तरह से बेटे हम एक बॉडी को छूते हैं और ये बोलते हैं बॉडी बहुत गर्म है, और दूसरे को कहते हैं ये बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है। ये गर्म क्या चीज है, ना तो हम इसे मास से नाप सकते, ना इसे हम लेंथ से नाप सकते, ना इसे टाइम से नाप सकते। तो मजबूरी बन गई कि अगर मुझे फिजिक्स में इस चीज को एक्सप्लेन करना है, ज्यादा गर्म और कम गर्म को, तो हमें एक नई क्वांटिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इसको हमने नाम दिया क्या, टेम्परेचर। ऐसे ही आगे कारवां बढ़ता चला गया, हम आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़ी, लोगों की जरूरतें आगे बढ़ी। फिर हमने देखा कि एक सन से आती हुई जो लाइट है, बल्ब से आती हुई जो लाइट है, उस लाइट की चमक को हम कैसे नाप सकते हैं, उसकी चमक को हम कैसे नाप सकते हैं। तो हमने देखा कि ना तो उसे मास नाप सकता, ना लेंथ। जितने भी अभी तक हमारे पास जो क्वांटिटी थी, वो इनमें से कोई भी इस सन से आती हुई लाइट की चमक को नहीं नाप सकती। तो उसके लिए हमने एक नया पैरामीटर बनाया, एक नई सोच बनाई, उसे कैसे नापा जा सकता है। ये नई चीज़ थी हमारे सामने। तो हमने क्या करा, एक तरफ एक बल्ब लिया, बल्ब के सामने एक शीट रखी, और हमने ऐसे बल्ब को जलाया। तो हमने क्या देखा, दूसरी तरफ क्या होता है, तो आंसर दूसरी तरफ डार्कनेस थी। ओके, अब हमने क्या करा, जहाँ पे डार्कनेस थी वहाँ पर एक कैंडल जलाई। अभी भी हमने क्या देखा, उसकी ताकत ज़्यादा है, इसकी ताकत कम है, तो वहाँ से लाइट क्या इस कैंडल की तरफ आती है। ठीक है, फिर हमने 2 कैंडल जलाई, तो अब देखा कि यहाँ से लाइट 2 कैंडल की तरफ कम जाती है। तो इसी तरह से हम इधर की कैंडल क्या करा, हमने धीरे धीरे हम इसको किसी क्वांटिटी बढ़ाते चले गए। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 50 कैंडल, 100 कैंडल, 200 कैंडल, 500 कैंडल, 1000 कैंडल लगाई। अब हमने देखा यहाँ की 1000 कैंडल की ताकत, यहाँ पर एक जो बल्ब जलता उसकी ताकत, दोनों बराबर है। लाइट ना तो यहाँ से यहाँ जा रही, ना यहाँ से यहाँ जा रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लाइट की जो ताकत है वो किसके बराबर है, तो आंसर 1000 कैंडल के इक्वल है। कैंडल को क्या नाम दिया हमने बाद में, कैंडेला। तो इसका मतलब बेटे ये जो लाइट की जो चमक है, इसको नापने के लिए हमने एक नई चीज बनाई, दैट इज कैंडेला। लेकिन इस लाइट की चमक को हमने क्या नाम दिया, दिस इज नोन एज क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या नाम दिया बेटे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसी तरह से शुरुआती दौर में हम लोगों ने जो क्वांटिटीज बनाई, वो 7 ऐसी क्वांटिटीज बनाई बेटे, जिसके बिना हम इस दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये साथ ही सारी की सारी जो क्वांटिटीज थी, ये सारी क्वांटिटीज की एक स्पेशलिटी ये थी कि इसमें किसी भी एक क्वांटिटी को हम दूसरी क्वांटिटी के साथ नहीं नाप सकते, नहीं मेजर कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक क्वांटिटी को हम किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं नाप सकते, जो अपने आप में खुद इंडिपेंडेंट है, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिक्स में कहा जाता है बेटे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आंसर है फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, और इन्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ये अपने आप में ओन के अपनी एक डेफिनेशन है। लेंथ को ना तो मास नाप सकता, ना टेम्परेचर नाप सकता, ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी नाप सकती, ना इलेक्ट्रिक करंट नाप सकता, कोई नहीं नाप सकता। तो लेंथ अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो अपने आप में खुद एक डेफिनेशन है। तो ये क्या कहलाती है बेटे, हमारी ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जो किसी दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्रेस ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिक्स में क्या कहा जाता है, तो आंसर है ऐसी क्वांटिटीज को फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। और फिजिक्स में ये शुरुआती दौर में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। फंडामेंटल मतलब बेसिक, आधारभूत। किसी चीज का आधार क्या है, ये 7 यूनिट है। इस दुनिया का आधार क्या है, ये 7 यूनिट थी बेटे, ये 7 क्वांटिटीज थी। इन 7 क्वांटिटीज के बिना हम दुनिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कम से कम 7 वो यूनिट जिनसे हम इस दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो जो क्वांटिटीज हैं, इन्हें हमने नाम दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, आधारभूत क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर हो गया। और ये कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास शुरुआती दौर में, 7। कौन कौन सी थी, सबसे पहले बेटे हमारे पास आती है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी। किसी एक बॉडी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बेटे, एक अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 10 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो 10 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने नंबर ऑफ एटम है, ये नंबर ऑफ एटम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसे कैलकुलेट करने के लिए जो हमें नई फिजिक्स में क्वांटिटी बनानी पड़ी, उसे एक नाम दिया क्या, दैट इज
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे किस में नापा जाता है? तो आंसर है मोल में नापा जाता है। इसी तरह से एक क्वांटिटी बनी हमारी क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी तरह से हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए बेटे, पहले उनको वन बाय वन लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिखी जाए तो क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो आंसर है दीज आर द क्वांटिटीज which are independent and does not need any kind of help by the other physical quantities for their definition. होती कौन कौन सी है बेटे, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है बेटे? नेम ऑफ द क्वांटिटीज, नेम ऑफ द क्वांटिटीज। और एक बात आप कभी नहीं भूलेंगे बेटे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल बात में सबसे पहले क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं। ये क्या बेटे? नेम ऑफ द क्वांटिटीज। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होगी जिससे हम इसे कंपेयर करते हैं? कंपैरिजन का मेथड बेटे, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोल देते हैं। दिस इज यूनिट। तो एक एक करके अच्छे से समझते जाइए बेटे। और ये कितनी होती है हमारे पास? तो आंसर है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां ऊपर लिख लेते हैं इसको, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी आती है बेटे, क्वांटिटीज इसमें कौन सी आती है? नंबर फर्स्ट सबसे पहले आती है बेटे लेंथ, दूसरी क्या आती है बेटे? मास, तीसरी टाइम, चौथी टेम्परेचर, पांचवी इलेक्ट्रिक करंट, छठी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवीं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बेटे। अब आगे देखिए, अब लेंथ को अगर मुझे नापना हो तो बेटे हम लेंथ को किस में नापते हैं? लेंथ की हमने क्या यूनिट बनाई? तो आंसर लेंथ को नापने के लिए हमने मीटर यूनिट बनाई। इससे हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। मास को केजी के साथ, टाइम को सेकंड के साथ, पूरा लिख सकते हैं सेकंड, सिंबल क्या होता है? टेम्परेचर को बेटे तो आंसर है केल्विन, सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं बेटे? तो आंसर है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एक बार और मतलब समझिए बाबू। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपसे बोला कि किसी गिवन सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कंटेंट, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, तो हम उनमें से बेटे ऊपर वाली किसी भी क्वांटिटी से उसे नहीं नाप सकते। उसे नापने के लिए हमने एक फिजिक्स में एक क्वांटिटी जो बनाई, उसको क्या कहते हैं हम? दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी चीज का अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाप रहे हैं, अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल रहे हैं, तो मस्ट क्लियर कि हम उसमें नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है? तो आंसर इसके लिए हमारे पास बेटे फार्मूला होता है। देखिए बेटे, तो मोल का निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? मोल निकालने का फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन में मोलर मास। ठीक। और अगर हमें क्या निकालना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना बेटे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका फार्मूला कितना होता है? तो आंसर है जो हमने मोल निकाला है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर 23। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायरेक्ट अगर हमें फार्मूला बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो इस मोल की जगह हम उठा के ये लिख सकते हैं बेटे वेट अपॉन में मोलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर। ठीक।
जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमें ये दिया गया है कि हमें 250 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया है, 250 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और हमें इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने, पार्टिकल्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे बेटे? तो हमें पता है W, वेट कितना है इसका सोडियम क्लोराइड का, तो आंसर है 250। और इसका मोलर मास कितना होता है बेटे? तो सोडियम का कितना होता है? तो आंसर है सोडियम का होता है कितना? 23, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो टोटल कितना हो गया? 58.5। तो टोटल कितना हो गया आंसर? तो आंसर 58.5 इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसे निकाल लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब नंबर ऑफ कंटेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल जो किसी एक गिवन सिस्टम में गिवन अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बेटे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस का मतलब होता है बेटे लाइट, चमक। किसे कहते हैं? चमक को। दिस इज नॉन एज ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब हमेशा के लिए याद कर लीजिए बेटे, इसका मतलब होता है लाइट। और इंटेंसिटी जब हम शब्द यूज करते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, उसकी ब्राइटनेस, शाइनिंग। तो लाइट की चमक को हमने किससे कंपेयर किया, किस में नापते हैं? तो आंसर लाइट की चमक को हम कैंडला में नापते हैं। कैंडल में नापते थे, उसको ही आगे जाके हमने क्या नाम दिया? दिस इज कैंडला। इसको सीडी के साथ लिख देते हैं। तो शुरुआती दौर में बेटे हमारे पास ये 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनके को बेस मानकर, जिनको आधार मानकर हम अपनी फिजिक्स की कैलकुलेशन किया करते थे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा कारवां आगे बढ़ा, लोग बढ़े, सोच बढ़ी, उद्देश्य आगे बढ़े, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और निकाली, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और देखी जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है? झुकी हुई है। इस लाइन पर ये लाइन क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, कितना झुकी हुई है? कुछ झुकी हुई है। किससे नाप सकते हो इनमें से आप? तो आंसर हम इनमें से किसी भी क्वांटिटी से नहीं नाप सकते। फिर से अब बताइए, ये और ये वाला, ये लाइन इस लाइन पर कितना झुकी हुई है? क्या उतनी झुकी हुई है? आंसर नो, कम झुकी है। कितना? तो आंसर नहीं बता सकते। तो ये जो एक लाइन का दूसरी लाइन पे जो झुकाव है, इसे फिजिक्स में हमने एक नाम दिया, दिस इज नोन एज क्या? एंगल, या इसे प्लेन एंगल भी बोल देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे ये बोला बेटे, लुक एट हियर, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं यहां पर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इस लाइन का झुकाव इस लाइन पर कितना है? तो आंसर है इस झुकाव को हमने एक नाम दिया क्या बेटे? दिस इज एंगल। लेकिन ये एंगल किससे बना है? तो आंसर है प्लेन पे बना है, दिस इज द प्लेन। इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेथ है, तो ये क्या है? इसके पास क्या है? प्लेन है। तो 2 लाइन हमेशा क्या अटेन करती है? 2 लाइन के बीच में जो सरफेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन। तो इसका मतलब जो ये एंगल बना, उस एंगल को हमने क्या नाम दिया बेटे? दिस इज नोन एज का प्लेन एंगल। मस्ट रिमेंबर, क्या नाम दिया बेटे? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या कर सकता है? तो आंसर प्लेन एंगल के पास सरफेस एरिया होता है, इसके पास बोर्ड के पास क्या होगा? एरिया होगा। मैं चाहे इसको ऐसा कर दूं, चाहे मैं ऐसा कर दूं, हमेशा ये क्या अटेन करेगा? सरफेस एरिया। लेकिन 2 लाइनों के बीच का जो एंगल होता है, 2 लाइनों के बीच का जो एंगल होता है, एक लाइन का झुकाव दूसरी लाइन पर कितना है, उस झुकाव को हम किससे कैलकुलेट करते हैं? तो आंसर है एंगल के साथ। किससे बेटे? एंगल। और इस एंगल को क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल। दूसरा, और इसको कंपेयर किससे करते हैं? इसको नापने के लिए, तो आंसर है रेडियन। इसकी हमने एक यूनिट बना ली है, तो इसको रेडियन में नापते हैं। इसी तरह से एक आता है बेटे, आपने देखा होगा आइसक्रीम तो आप खाते हैं, तो कोन वाली जब आइसक्रीम खाते हैं तो दिस इज सपोज टू बी ए कोन, ये कोन है। अब इस कोन के पास क्या है? तो आंसर है इस कोन के पास सरफेस एरिया है, इस कोन के पास डेप्थ है, इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेथ है, इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, इसके पास डेप्थ है, तो इसके पास क्या है? तो आंसर है इसके पास वॉल्यूम है। तो ये जो कोन होता है, इस कोन के पास, ये कोन, इसके अंदर जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को एक नाम दिया गया, क्या? सॉलिड एंगल। क्या नाम दिया बेटे? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर हमें नापना है तो मस्ट रिमेंबर, इस सॉलिड एंगल किसका होता है? तो आंसर है कोन का होता है। जो क्या अटेन करता है? आंसर है जिसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा। जिसके पास लेंथ है, जिसके पास ब्रेथ है, जिसके पास क्या है? डेप्थ है, तो वो क्या अटेन करता है? तो आंसर है वॉल्यूम। तो एक फिजिक्स में एक नई क्वांटिटी बनी कि अगर ऐसी कोई सरफेस दे दी जाए, ऐसी, तो इसकी चीज की, इसके ये जो पूरी सरफेस जो बीच में एक डेप्थ बनाती है, इसको हम कैसे नापेंगे? उसको नापने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी डेवलप करी, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटे? जिसे हमने नाम दिया सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल को जिस क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से, उसे हमने एक नाम दिया क्या? दिस इज स्टेरेडियन। क्या नाम दिया? स्टेरेडियन।
तो हमारे पास 2 यूनिट और बन गए, इन्हें हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या नाम दिया बेटे? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए कौन कौन सी थी। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले थी बेटे हमारी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसको हम किस में नापते हैं? तो आंसर है रेडियन में। और हमेशा ध्यान रखना बेटे, इट अटेन सरफेस एरिया। इसके पास बेटे क्या होता है? सरफेस एरिया होता है बाबू। दूसरा होता है बेटे दिस इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसको हम किस में नापते हैं? तो आंसर है स्टीरियडियन। स्टीरियडियन ये क्या अटेन करता है? तो आंसर है वॉल्यूम। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है बेटे। इसके पास क्या होता है? प्लेन एंगल के पास सरफेस एरिया होता है, लेकिन सॉलिड एंगल के पास क्या होता है? तो आंसर है सॉलिड एंगल के पास वॉल्यूम होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई कि नेचर में, इस पूरी फिजिक्स में अगर हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, अगर हम किसी भी क्वांटिटीज़ को, कि दुनिया में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मिनिमम ये क्वांटिटीज़ होना अवेलेबल है, ज़रूरी है। जब तक ये अवेलेबल नहीं होगी तब तक हम किसी भी दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब वो दूसरी क्वांटिटी जिन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसके बाद बेटे एक नई क्वांटिटी बनी हम लोगों के सामने, इसे समझते हैं। देख इसके बाद अब एक नया नाम जुड़ा बेटे हम लोगों के सामने, एक नया टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं? तो आंसर है ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को कई बार मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो हम एक नई क्वांटिटी फिजिक्स में डेवलप करते हैं दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव मतलब किससे बनी है वो? तो आंसर है फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। कैसे बनी है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवीजन करके, कई बार मल्टीप्लाई या कई बार डिवीजन करके जो फिजिक्स में नई क्वांटिटी बनी, जो हमें फिजिक्स को और अच्छा एक्सप्लेन करने में मदद कर रही है, उन क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि मैं आपसे छोटी सी एक बात बोलूं बेटे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी, या मैं आपसे बोलता हूं कि एक क्वांटिटीज है हमारे पास डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करता हूं तो फिजिक्स में हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। डिस्टेंस बेसिकली क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है। डिस्टेंस क्या? एक लेंथ। ठीक है, तो आंसर है टाइम। तो अगर मैं लेंथ को टाइम से अगर डिवाइड कर देता हूं तो फिजिक्स में हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसे हमने क्या नाम दिया? तो आंसर है वेलोसिटी या स्पीड नाम दिया। क्या नाम दिया बेटे? भाई डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं, डिस्टेंस बेसिकली क्या है? लेंथ। अगर मैं लेंथ को टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो फिजिक्स में हमें एक क्वांटिटी मिलती है जिसे हमने नाम दिया वेलोसिटी, और वेलोसिटी है स्पीड। स्पीड फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है। तो हमें फिजिक्स में भी समझ में आता है, एक आदमी 5 किलोमीटर चल के आता है मेरे घर पे, दूसरा आदमी 5 किलोमीटर चल के आता है, लेकिन एक जल्दी आ जाता है, एक लेट में आता है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या, किस चीज का फर्क था? आंसर है स्पीड का फर्क था। तो जो हमने एक तीसरी क्वांटिटी डेवलप करी, ये वाली, किसके हेल्प से? फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। ये क्या मदद कर रही है? तो आंसर है फिजिक्स को समझने में हेल्प कर रही है, इस नेचर को समझने में मदद कर रही है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट आ सकता है। ऐसे इस दुनिया में हमारे चारों तरफ हमें ऐसी बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज देखने को मिलती है, और फिजिक्स में हम पढ़ते भी क्या है? किसके बारे में पढ़ते हैं? तो आंसर है ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ते हैं। इसी तरह से बेटे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी वेलोसिटी को अगर मैं फिर टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी के नाम पर हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली? लेंथ और टाइम, और ये पहले से टाइम है, तो ये कितना हो गया? L अपॉन में t स्क्वायर। तो अभी भी हमने कौन सी क्वांटिटी यूज करी? तो आंसर है फंडामेंटल। लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, लेकिन लेंथ को हमने एक बार यूज किया, लेकिन इस लेंथ को हमने डिवाइड किससे करा? टाइम के स्क्वायर से। 2 बार टाइम लिया, उसके स्क्वायर से हमने इसे डिवाइड कर दिया।
तो नेचर में जो तीसरी क्वांटिटी बनती है बेटे, उस क्वांटिटी को हमने एक नाम दिया, दिस इज नोन एज क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है तो आपको पता है, एक्सेलरेशन इज दैट क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी। एक बॉडी की स्पीड कितनी बदल रही है, वो पहले ज्यादा था, तेज था, फिर कम हो गया, पहले कम था फिर ज्यादा हो गया, तो वो क्वांटिटी जो ये बता दे कि ज्यादा से कम है, कम से ज्यादा है, उसे हमने क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन। इसी तरह से क्वांटिटी बनना शुरू हुई बेटे। इस तरह से अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैं मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मुझे एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो मास के नाम पर m क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के नाम पर हमने क्या करा, एक्सेलरेशन, l अपॉन में t स्क्वायर। तो अभी देखिए मास भी फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वजह से की हेल्प से हमने नई क्वांटिटी बना दी नेचर में, फोर्स। फोर्स क्वांटिटी भी हमें क्या बताती है कि एक ऑब्जेक्ट पर कितना दबाव है। ऐसे फिजिक्स में नई नई क्वांटिटी डेवलप होना शुरू हो गए बेटे। तो फोर्स, वर्क निकालना चाहते हो, वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स के नाम पर ये सारी क्वांटिटी रख लो, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो लेंथ है, लेकिन किससे बन के आया वर्क, तो आंसर है ml अपॉन में t स्क्वायर, और x क्या है, डिस्टेंस, ये ln, तो कितना आ गया, ml स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर। तो आपने देखा कि नेचर में एक नई क्वांटिटी हमें जो वर्क मिलती है वो भी किसकी हेल्प से बना, तो आंसर है फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वजह से बना। कई बार मल्टीप्लिकेशन, कई बार डिवीजन करने से तीसरी क्वांटिटी जो फिजिक्स में बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इसको लिख लेते हैं शब्दों में। और फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है, मस्ट रिमेंबर, पढ़ते क्या है फिजिक्स में, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए, तो ये होती क्या, दीज आर द क्वांटिटीज these are the quantities which is derived, which depend upon, ऐसे लिख सकते हैं, which depend upon the fundamental quantities by their multiplication and division several times। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, और जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को कई बार मल्टीप्लाई और कई बार जब डिवाइड कर देते हैं, और जो नई क्वांटिटीज बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड these fundamental quantities derived quantities help us to understand the nature of the physics। फिजिक्स के नेचर को समझने में हमें क्या करता है बेटे, ये मदद। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये आपको, आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज को कई बार मल्टीप्लाई, डिवाइड करके जो नई नई क्वांटिटीज डेवलप होती हैं और जो फिजिक्स में नई चीज़ों को समझने में, समझाने में मदद करती हैं, वो क्या कहलाती हैं हमारी, दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और फिजिक्स में हम इन्हीं को पढ़ते हैं। उसके बाद बेटे अब एक नई बात आई। नई बात क्या आई, इसके बाद बेटे हमारे सामने एक नई क्वांटिटी डेवलप होती है। इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, इसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। कल्चर के साथ साथ सिस्टम भी बदलना शुरू हो गए बेटे। इंडिया में अलग कल्चर चल रहा था, फ्रांस में अलग कल्चर चल रहा था, यूएसए में अलग कल्चर चल रहा था, इंग्लैंड में अलग कल्चर चल रहा था। और इन कंट्रीज़ में जो बैठे हुए साइंटिस्ट थे वो अपनी अपनी मेजरमेंट किया करते थे, और वो इन मेजरमेंट को करने के लिए अपनी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट भी बनाया करते थे। वो अपने अपने अलग अलग नाप बनाया करते थे। जैसे कि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हमारे लंबाई को नापने के जो
पैरामीटर हुआ करते थे लंबाई को नापने के लिए, जो हमारे मापक हुआ करते थे वो क्या होते थे, हाथ। हम हाथ से नापा करते थे। जैसे कि गांव में अगर हम किसी से, अभी भी गांव के में जाते हैं तो वो अगर वो हमसे धोती कहते हैं कि आप धोती लेके आए हो, तो हम कहते हैं लेके आए, तो पूछते हैं कितने हाथ की धोती, 6 हाथ की, 7 हाथ की, 8 हाथ की। तो गांव में अभी भी, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते तो वो धोती की लंबाई को किससे नापते थे, एक हाथ के साथ। अब इसी तरह से जब हम जमीनों को नापा करते हैं तो कहीं जमीनों को नापने के लिए हम इसमें नापते हैं, क्या कहते हैं, गज में नापते हैं जमीनों, कहीं वर्ले में नापते हैं, कहीं बीघा में नाप लेते हैं, कहीं एकड़ में नाप लेते हैं। तो सबके अपने नापने के अपने अपने क्या होते हैं, तरीके होते हैं। इसी तरह से अगर एक आदमी जमीन खरीदना चाहता है और वो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली में अगर जमीन को हम किसमें, गज में नापते हैं, और वो अगर राजस्थान चला जाता है या इस तरह हरियाणा की तरफ चला जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे ज़मीन खरीदनी है, वो कहते हैं कि भाई ज़मीन खरीद लो, ज़मीन बहुत सस्ती है, कितना, तो कहते हैं कि भाई 5 लाख रुपए पर किला। अब 5 लाख रुपए पर किला है और वो आदमी जानता है कि भाई गज की लैंग्वेज, तो वो किले को नहीं समझ पाएगा, और नहीं समझ पाएगा तो वो कहेगा बहुत महंगी है या बहुत सस्ती है। तो उनके बीच में क्या हो गया, कम्युनिकेशन एक गैप आ गया। इसी तरह से बेटे कि इंडिया में जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल हम कितना लेते हैं, 80 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन जब हम यूएसए में जाते हैं, जब पेट्रोल लेने जाते हैं, तो वो हमें बताता है कि इतने गैलन पर डॉलर। तो एक गैलन में, $1 में कितने गैलन, $1 में इतने गैलन आपको पेट्रोल मिलेगा। और हमें यहाँ पर क्या लैंग्वेज पता है, यहाँ पर हमें लैंग्वेज पता है कि भाई 80 रुपीज़ में हमें 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। अब वहां पर हम किसी से पूछते हैं कि भाई 1 गैलन में कितने लीटर, तो वो क्या कहता है कि लीटर मुझे नहीं पता कितने होते हैं। इसी तरह से जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम, अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो हम केले लेने जाते हैं, तो वो केले किस में देते हैं, किलो में, कि भाई 30 रुपये किलो है, ठीक है। लेकिन जब हम दिल्ली में आते हैं तो हमें केले किसे मिलते हैं, दर्जन में। अब सामने वाला एक आदमी आता है, दिल्ली का आदमी अगर राजस्थान जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे केले चाहिए, तो वो कहता है कि कितने के हैं। तो यहाँ का आदमी पूछता है कि केले कितने रुपए दर्जन है, तो कहता है दर्जन ये किलो में है, कितने हैं, तो आंसर है 30 रुपये किलो। तो आदमी खुश हो जाता है कि भाई 30 रुपये है, सस्ता है, और ले लेता है। लेकिन 30, जब वो 1 किलो केले लेता है तो उसमें कितने चढ़ते हैं, 4 या 5, तब समझ में आती है, तो ये किस चीज़ का, तब समझ में आती है कि यार मैंने क्या गलती कर दी। तो किस चीज़ का डिफरेंस था, तो आंसर है कम्युनिकेशन गैप का डिफरेंस था। इसी तरह से ये चीज़ें सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे नापने के तरीके बदल जाते हैं, जब हमारे नापने के स्टैंडर्ड मेजरमेंट बदल जाते हैं, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, तो हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाता है। हमें एक चीज को समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज हमें सबसे ज्यादा देखने को कब मिली, जब हमारा वर्ल्ड एविएशन हुआ, वर्ल्ड ट्रेड चालू हुआ, वर्ल्ड एविएशन हुआ। जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से व्यापार करने के लिए एविएशन की जरूरत पड़ी, हवाई जहाज की जरूरत पड़ी, तब ये हमें चीजें, तो ऐसी चीज को कम करने के लिए, इन चीजों को कम करने के लिए हमने क्या करा, तो हम लोगों ने आपसी एक सहमति से एक सिस्टम तैयार किया, और ये सिस्टम से हमने आपस में जो होने वाले जो मिसकम्युनिकेशन गैप था, उस गैप को कम करने की कोशिश करी, और उसके लिए एक तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया, और इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, दिस इज नोन एज का सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली 3 कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा देखने को मिला। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट था 3 कंट्रीज ने तैयार किया बेसिकली, जिसमें फ्रांस था, जिसमें यूएसए था, जिसमें इंग्लैंड था, यूके था। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था। इसको ध्यान में रखते हुए ये मान लिया गया कि इन जो कंट्रीज थी इनके बीच में व्यापार ज्यादा होता है, तो इनमें यूज होने वाली जो लैंग्वेजेस थी, जो पैरामीटर्स थे, उन्हीं को यहाँ पर लिख दिया गया। तो फिर और ये बोला गया कि अब आज के बाद जो भी पूरा वर्ल्ड होगा वो इन्हीं सिस्टम को फॉलो करेगा किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि हमने अपनी एक लैंग्वेज फिक्स कर दी कि भाई आज के बाद हम 3 ही लैंग्वेज बोलेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या मलयालम, पूरे वर्ल्ड में यही बोली जाएगी, चाहे वहां पर कोई भी लैंग्वेज हो। तो ये इंटरनेशनल बना दिया कि भाई आज के बाद यही चीज फॉलो की जाएगी। तो हमारे पास सिस्टम तैयार किया गया, इस सिस्टम को नाम दिया गया दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये शुरुआती दौर में ये सिस्टम 3 प्रकार के थे, 3 तरह के थे। कौन कौन से थे बेटे, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो सिस्टम था, इस सिस्टम को नाम दिया गया क्या, एमकेएस, दूसरे को नाम दिया गया सीजीएस, और तीसरे को क्या नाम दिया, एफपीएस।
के सिस्टम में m क्या किसको स्टैंड करता है, तो m मतलब दिस इज मीटर, k का मतलब क्या होता है किलोग्राम, s का मतलब क्या होता है सेकंड, c का मतलब क्या होता है, तो आंसर है सेंटीमीटर। स्टैंड फॉर लेंथ, अगर मुझे यहाँ पर लेंथ को नापना है तो मैं किस में नापूंगा सेंटीमीटर, m के सिस्टम में अगर मुझे लेंथ को नापना है तो मैं किस में नापूंगा मीटर के अंदर। g स्टैंड फॉर ग्राम, अगर मुझे मास को नापना है और मैं सीजे सिस्टम में नाप रहा हूं तो मुझे ग्राम को मास को किस में नापना पड़ेगा ग्राम में, और अगर मुझे एम के सिस्टम में नापना है तो मुझे मास को किस में नापना पड़ेगा किलोग्राम में। और एस हेयर स्टैंड फॉर सेकंड, एफ क्या स्टैंड करता है, तो आंसर है फुट, पी पाउंड और एस सेकंड। ये जो सिस्टम था फुट, लेंथ को नापने के लिए फुट यूज किया जाता है इसमें, मास को नापने के लिए पाउंड और टाइम को नापने के लिए सेकंड। ये जो सिस्टम दिया गया था, ये सिस्टम बेसिकली किसने दिया था, तो आंसर है ये यूके ने दिया था, दिस इज यूके इंग्लैंड। ये सिस्टम किसने दिया था, तो आंसर है यूएसए ने दिया था, और ये फ्रेंच था, फ्रांस ने दिया था। अब ये जो तीन सिस्टम दिए गए थे, इसका सीधा सा मतलब ये था बेटे कि अगर आपको, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको एक रोड दी और मैंने आपसे बोला इस रोड की लंबाई मैंने आपको दी 10 मीटर और इसका मास दिया 1000 ग्राम, और मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज डिफाइन दिस रोड, इस रोड को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या करते हैं, तो आप इस रोड को उठाते हैं और आप ये बताते हैं कि इस रोड की लंबाई 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, तो आपने लंबाई को किस में यूज किया, तो आंसर है मीटर में यूज किया। तो मस्ट रिमेंबर, जब आप इसके मास को एक्सप्लेन करेंगे, मास को डिफाइन करेंगे, तो मास किस में एक्सप्लेन होना चाहिए, तो आंसर है किलोग्राम में, और आपको पता है कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आंसर है 1 किलोग्राम। तो आप ये बताएंगे बेटे कि इस रोड की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और इसका मास कितना है 1 kg का है। मस्ट रिमेंबर, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल बैक टू बैक गलत होते चले जाएंगे, क्योंकि इसी सिस्टम के बिहाफ पर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इसी तरह से अगर आप ये बोलने के लिए इच्छुक हैं कि सीजीएस में कि इसकी लेंथ कितनी है, इसका मास कितना है, तो अगर आप बोलते हैं इसका मास 1000 ग्राम का है, 1000 ग्राम का है, तो अब आपको किसका डिफाइन करने की बारी है, लेंथ को। तो आप लेंथ को किस में डिफाइन करेंगे, तो कंपैरिजन लेंथ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आप जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, तो आंसर है 1000 सेंटीमीटर। तो आप ये बोलेंगे कि इस रोड का जो मास है वो कितना है 1000 ग्राम का है और लेंथ कितनी है इसकी 1000 सेंटीमीटर की है। और इसी तरह से एफपीएस सिस्टम में भी होता है कि फुट पाउंड और सेकंड। अगर आपको लेंथ में कन्वर्ट करना है तो किस में करेंगे, लेंथ को फुट में, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, एक फुट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10⁻²मीटर होते हैं। उसकी हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पाउंड लगभग 400-450 ग्राम होते हैं एक पाउंड के अंदर, अलग अलग जगह अलग अलग कंसिडर कर लेते हैं। और सेकंड तो सेकंड ही है, ये सबसे कम यूज होने वाला सिस्टम था। दिस इज एफपीएस। एक स्पेशल चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमसे हमेशा मिसलीडिंग रहती है या हम समझ नहीं पाते हैं या हमसे थोड़ा सा दूर रहती है, ये वाला जो सिस्टम होता है बेटे फिजिक्स में एमके सिस्टम, और ये जो हमारे पास सिस्टम होता है सीजे सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को फिजिक्स में कहा जाता है मैट्रिक्स सिस्टम। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम किसे कहते हैं, तो आंसर बेटे मैट्रिक्स सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें कि अगर हमें किसी एक वैल्यू को, किसी भी एक वैल्यू से अगर मुझे बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू चाहिए तो हम सिंपली बड़ी और छोटी वैल्यू को निकाल सकते हैं इजीली, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10। जैसे कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटी, अगर मेरे पास मान लो 1 मीटर है और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता चला जाऊं तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करके जो हमें बड़ी यूनिट मिलती है वो क्या मिलती है, अगर मैं 10 से करते हैं तो डेका, उसके बाद क्या लिखते हैं हेक्टर, फिर किलो, और आगे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो फिर मेगा, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से अगर यहां पर इसको हम 10 से डिवाइड करते चले जाते हैं तो क्या आता है, तो आंसर है डेसी, 10⁻⁻, पर फिर सेंटी, फिर मिली। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है 10 की पावर -1, इसका मतलब है 10 की पावर -2, इसका मतलब क्या है 10 की पावर -3, इसका मतलब क्या है, तो आंसर है 10 की पावर 1, इसका मतलब क्या है 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 10 की पावर 3। ऐसे इसका मतलब क्या हो बेटे कि एक वैल्यू से अगर मुझे बड़ी चाहिए वैल्यू तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो आंसर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी फिलहाल। यहाँ से छोटी चाहिए तो हमने क्या करा, इससे डिवाइड किया। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पर देखूं तो हर बार मैं क्या करता जा रहा हूँ, उसमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, किससे, 10 से। अगर मैं मिली को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसी आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर आएगा, और करूंगा तो मल्टीप्लाई तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलती चली जाएगी। ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक वैल्यू से बड़ी और छोटी वैल्यू अगर मुझे लेनी हो और हम उसे इजीली 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करें और हमें वो वैल्यू मिल जाए, उस सिस्टम को फिजिक्स में कहा जाता है मैट्रिक्स सिस्टम। और ये हर किसी को नहीं पता होता बेटे, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यू मस्ट टू रिमेंबर इसका मतलब क्या होता है। तो मैट्रिक्स सिस्टम क्या है, तो आंसर है इट इज दैट सिस्टम in which the higher or the smaller value can be achieved by simply multiply or डिवाइड बाय 10। सीजीएस में भी यही होता है बेटे, सेंटीमीटर के पास से। लेकिन एफपीएस जो है वो हमारा कौन सा सिस्टम होता है, तो आंसर है नॉन मैट्रिक्स सिस्टम। ये दोनों के दोनों सिस्टम क्या कहलाते हैं, तो एमकेएस एंड सीजीएस, ये दोनों ही कलेक्टिवली क्या होते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम के होते हैं बेटे, मैट्रिक्स सिस्टम होते हैं। लेकिन एफपीएस मैट्रिक्स सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो उससे इसकी वैल्यू निकलती। फुट में हमें क्या याद रखना पड़ता है, तो आंसर है 1 फुट में मुझे 12 इंच याद रखने पड़ेंगे, और 12 इंच में 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, मुझे ये नंबर फिर याद करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1 इंच में कितने 2.54 सेंटीमीटर होता है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हर बार एक नंबर की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए हम इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, तो आंसर है इस वाले सिस्टम को हम नॉन मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। पाउंड में भी 400 ग्राम में हमें जब तक 400 याद नहीं होगा तब तक हम इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नॉन मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। और इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्या, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम इज बेसिकली नोन एज क्या, मैट्रिक सिस्टम। और बड़े छोटे से मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, समेट लेता हूँ। हमने अब तक करा क्या बेटे, जब हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया तो सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाने की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो आंसर है हमें सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी बेटे क्योंकि हमने देखा कि हमारी जितनी भी कंट्रीज थी सभी कंट्रीज में अलग अलग सबके पैरामीटर्स बनने लगे, सबके अपने अपने मेजरमेंट बनने लगे थे, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड यूनिट बनने लगी थी, और सब अपने अपने जब माप अलग अलग बनाने लगेंगे तो बेटे हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि कौन कितना ज्यादा और कौन कितना कम है। इस चीज को आप बहुत सिंपल से तरीके से समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर एक पेन लेते हैं तो 5 रुपए का आ जाता है, लेकिन जब आप यूएसए में उस पेन को खरीदेंगे तो वो कितना होगा, 0.0 में कुछ होगा। तो वहां पर डॉलर यूज किया जाता है, यहां पर रुपए यूज किया जाता है, क्या दोनों ही बराबर है, आंसर है नो, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो $1 में कितने रुपए होते हैं, हर सबको नहीं पता होता। तो इसी तरह से बेटे अगर सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारे बीच का जो मिसकम्युनिकेशन है वो सिस्टम मिसकम्युनिकेशन कम हो जाएगा। उस मिसकम्युनिकेशन को कम करने के लिए और एक दूसरे की समझ को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। उसके बाद भी बेटे हमने देखा जब थोड़ा सा और आगे कानवा बढ़ा तो फिर उसके बाद एक नई चीज सामने आई। नई चीज क्या सामने आई, फिर ये देखा कि यार इन तीनों सिस्टम में से भी अब ये बोला गया कि हम सारी कंट्रीज इन तीनों सिस्टम को भी यूज नहीं करेंगे, ये भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो फिर 1972 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बैठी और इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया सिस्टम द इंटरनेशनल। क्या नाम दिया गया बेटे, सिस्टम द इंटरनेशनल। अप्रोक्सीमेटली लगभग 1972 में ये कॉन्फ्रेंस बैठी थी और इस जो कॉन्फ्रेंस थी इसे नाम दिया गया सिस्टम द इंटरनेशनल। तो इस सिस्टम ऑफ
सिस्टम द इंटरनेशनल में हमारी जितनी भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो भी कंट्रीज थी सारी कंट्रीज बैठी और ये डिसाइड किया गया कि भाई आज के बाद हम 3 सिस्टम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स को क्या बनाना चाहते हैं बेटे, आंसर है आसान बनाना चाहते हैं, एज इजी एज पॉसिबल। तो हमने बोला कि ये हम जो कमेटी बैठी, जो कॉन्फ्रेंस बैठे, उसमें डिसाइड किया गया, ये बोला गया कि आज के बाद सिर्फ हम एक ही सिस्टम यूज करेंगे जो हर कंट्री में मानक होगा, सबके लिए एक ही जैसा सिस्टम होगा। उस सिस्टम को उन्हें नाम दिया गया, इस SI सिस्टम में से इसको में से एक S निकाल लीजिए और यहाँ पर एक I निकाल लीजिए, तो इसे नाम दिया गया SI सिस्टम। इसका मतलब इन्होंने बोला कि आज के बाद हम एक ही सिस्टम यूज करेंगे और उस सिस्टम को क्या नाम दिया है, SI सिस्टम। और वो सिस्टम उन्होंने इन तीनों में से ही एक चुना, और वो सिस्टम कौन सा था बेटे, दिस इज नोन एज क्या, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम इज नोन एज SI सिस्टम। इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज, जो ड्राइव क्वांटिटीज इस MKS में रिप्रेजेंट हुई, उनको हम क्या बोलेंगे, SI सिस्टम बोलेंगे बेटे, या उस सिस्टम की जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, SI यूनिट बोलेंगे। इसी तरह से अब यहां पर ये बात समझ में आने लगी कि अब अगर हमें आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं, किसी भी एक ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो जिस भी ड्राइव क्वांटिटीज को हम, जब हम अभी अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसकी यूनिट निकालेंगे, तो जब अगर हम किसी ड्राइव क्वांटिटीज की जो हम यूनिट होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है, अगर वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट अगर मेरी MKS में होगी तो हम उसे SI सिस्टम में बोल देंगे, अगर CGS में होगी तो वो सिर्फ एक यूनिट कहलाएगी। बात समझ में आ रही है बेटे बात? जब भी हम किसी एक ड्राइव क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे किसी दूसरी क्वांटिटीज के साथ, किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, अगर वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज अगर मेरी MKS सिस्टम में होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसकी SI यूनिट बोलेंगे। अगर वो SI MKS सिस्टम में नहीं होगी तो सिर्फ उसकी वो यूनिट बोली जाएगी। और ये हम कब पढ़ेंगे, ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा बेटे इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसे इतनी रफली मत लेना, छोटी छोटी चीजें होती हैं, एंट्रेंस में यही पूछी जाती हैं सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।